हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। बात करते हैं स्टूडेंट आज के हमारे टॉपिक जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट थे कि जीएस को स्टार्ट करवाया जाए, क्योंकि इससे पहले अपने जीएस के मॉक टेस्ट लेते थे। तो काफ़ी स्टूडेंट के रिव्यू थे कि मॉक टेस्ट लेने से पहले प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट करवाया जाए। तो मैंने इससे पहले आपको जितना जीएस के टॉपिक थे, क्या क्या पूछे जा रहे हैं, एक लिमिटेड सिलेबस के अंतर्गत वो मैंने आपको डिस्कस किया था कि डी ट्रिपल एस बी के मैंने कम से कम 150 पेपर एनालाइज किए थे, फिर एनवीएस के किए थे, फिर केवीएस के। तो मैंने आपको सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पूछा जा रहा है, हिस्ट्री में क्या पूछा जा रहा है, जियोग्राफी में क्या पूछा जा रहा है, स्पोर्ट्स में क्या पूछा जा रहा है, एग्रीकल्चर, आर्ट और कल्चर में क्या पूछा जा रहा है, सब टॉपिकों को आपको डिस्कस किया था। तो उसी टॉपिक को पहले टॉपिक लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें अपने डिस्कस कर रहे हैं प्रधानमंत्री को। और रही बात प्रधानमंत्री से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टूडेंट, अभी तक लगभग डी ट्रिपल एस बी और एनवीएस को मिलाकर अभी तक 13 या 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनमें पूछा क्या गया है, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन उनके जो आर्टिकल है उनसे पूछे जा रहे हैं, और 2-3 क्वेश्चन, मतलब 3 या 4 क्वेश्चन जो अभी तक प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी जी तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल में क्या क्या बड़ी बड़ी बातें हुई हैं उनसे डिस्कस क्वेश्चन पूछे गए थे। और या 2 या 3 क्वेश्चन उनकी योग्यता है, जो कार्यकाल है, योग्यता है, और उनकी जो शपथ और जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उनसे पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। और ये वीडियो स्पेशल उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो टीजीटी, एसएसटी की और पीजीटी पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री। मैं आपको बता दूं इस लेक्चर में अपने पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले अपने देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, देन अपने इसके आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी कार्यकाल हुए हैं, जितने भी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल हैं उनको डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो वीडियो रहेगा उसमें अपने 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट। ये दोनों लेक्चर जब आप देख लोगे तो मैं आपको दावा करता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जो रेलिवेंट होगा, प्रधानमंत्री से, वो गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन। प्रधानमंत्री, देखिए आपको ध्यान है कि प्रेसिडेंट जो भारत का प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, शक्तियां तो बहुत होती है लेकिन वो उनका यूज नहीं कर सकता। तो यूज कौन करता है उसका, रियली में वास्तव में उस शक्तियों का यूज कौन करता है, प्रधानमंत्री। कह सकते हैं कि संसद व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास शक्तियां तो बहुत होती हैं लेकिन उन शक्तियों को यूज असल में कौन करता है, प्रधानमंत्री। दूसरे शब्दों में कहें तो देश का राष्ट्रपति राष्ट्रपति तो होता है, लेकिन एक्चुअली में अगर वास्तव में देखा जाए तो देश का राष्ट्रपति किसको मानते हैं, अपने प्रधानमंत्री को, क्योंकि वही उन शक्तियों का यूज करता है। ठीक है, ये बेसिकली बात थी। अब देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अभी आर्टिकल में ही पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, उन सबको पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। नियुक्ति कैसी होती है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में जो भी बहुमत दल का नेता होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जरूरी नहीं कि वो लोकसभा से भी चुना जाए, वो राज्यसभा से भी चुना जा सकता है। आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले जो राज्यसभा से नॉमिनेट हुई थी प्रधानमंत्री के लिए, इंदिरा गांधी हुई थी, फिर एचडी देवगौड़ा हुए थे, फिर मनमोहन सिंह हुए थे। एक शब्द आता है लोकसभा का नेता, एक होता है बहुमत दल का नेता, दोनों में बहुत अंतर है। लोकसभा का नेता, मान लो प्रधानमंत्री अगर लोकसभा से चुनकर गया है तो वो लोकसभा का नेता होगा, अगर वो राज्यसभा से चुनकर गया है तो वो राज्यसभा का नेता होगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे प्रेजेंट के पीएम हैं मोदी जी, वो लोकसभा से चुने गए हैं तो वो लोकसभा का नेता हैं और लोकसभा के बहुमत दल के भी नेता हैं। बहुमत दल का जो नेता होता है उसे ही क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, राज्यसभा से इंदिरा गांधी चुन के गई थी तो वो राज्यसभा का नेता थी, और लास्ट में वो क्या जाके बनी, लोकसभा की बहुमत दल की नेता बनी। लोकसभा की बहुमत दल की नेता तो बनना पड़ेगा चाहे वो किसी भी सदन से हो, ठीक है। जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है वही आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बनता है, और उसको नियुक्त कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, उसको अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, परंतु जब लोकसभा में किसी भी दल को, आपको पता है कि 2 हाउस हैं, एक तो निम्न सदन और एक उच्च सदन, किसी भी हाउस में अगर प्रॉपरली तरीके से बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसको प्रधानमंत्री बनाएगा,
वो बनाएगा, ठीक है, अपने विवेक से अपॉइंट कर देगा। उसके बाद संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक का सदस्य प्रधानमंत्री तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बता दिया था कि चाहे वो किसी भी हाउस का मेंबर हो, चाहे निमन हाउस का या उच्च हाउस का, लेकिन मोस्टली बच्चे के मन में होता है कि वो लोकसभा का बहुमत दल का नेता आना चाहिए। नहीं, वो राज्यसभा से भी अपॉइंट हो सकता है। ये 3 बंदे हैं, ये 3 प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने थे। इनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम प्रधानमंत्री बताइए जो राज्यसभा का नेता होते राज्यसभा का सदस्य भी था और प्राइम मिनिस्टर भी बना। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी 1966, फिर एच.डी. देवगौड़ा 1996, फिर जो लेटेस्ट जो इससे पहले मनमोहन सिंह थे वो 2004 में राज्यसभा से नॉमिनेटेड थे और वो असम के राज्यसभा से थे, ठीक है, असम से राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट देखते हैं शपथ और कार्यकाल। मैं आपको बता दूं कि किसी भी आर्टिकल में, संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। आपको बता दूं कि बेसिकली प्रधानमंत्री पहले मंत्री होता है और मंत्रियों के लिए शपथ का मतलब बताया गया है संविधान में कि मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री के लिए कोई शपथ का उल्लेख नहीं किया गया पूरे संविधान में, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मंत्री होता है, तो उन मंत्रियों के लिए जो शपथ दिलाई जाती है उसके अनुसार ही वो पद की गोपनीयता की शपथ लेता है। प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है एक मंत्री के तौर पर, जैसे मंत्री शपथ लेते हैं उन्हीं के अनुसार, ठीक है। उसके अनुसार प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रह सकता है। देखिए बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे उसको अपने पद से हटा सकता है। अगर मान लो सरकार गिर गई किसी भी कारण अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, तो राष्ट्रपति उनके मतलब उसके अनुसार उनको चेंज कर सकता है। ऐसे नहीं कि जब मन करा भी हट जा, जब मन करा तो बैठ जा, ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ नियम बने हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रह सकता है। अब देखिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे 1 या 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, उनको डिस्कस करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। बहुत अच्छी बात है कि जब तक प्रधानमंत्री सिफारिश नहीं करता राष्ट्रपति को कि इनको मंत्री परिषद बनाया जाए, प्रधानमंत्री की लिस्ट ही राष्ट्रपति द्वारा के पास जाती है और वो उनको मंत्री अपॉइंट करता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मान लो किसी कारण प्रधानमंत्री की अगर सरकार गिर जाती है या प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है, तो जो मंत्री परिषद था वो सारा का सारा इस्तीफा देगा। बेसिकली डिपेंड तो प्रधानमंत्री के कारण ही है ना, प्रधानमंत्री ने लिस्ट भेजी थी, उसी लिस्ट के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रियों को अपॉइंट करता है। यदि प्रधानमंत्री ही नहीं रहा तो पूरी की पूरी सरकार गिर जाएगी। नेक्स्ट है वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन और नियंत्रण करता होता है। ये भी लाइन अच्छी है। ये लाइनें फैक्ट लिखे गए हैं जो फैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। वह मंत्रियों की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उनके निर्णयों को प्रभावित करता है। आपको पता है कि मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उनकी जो अध्यक्षता करता है कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट बहुत अच्छी लाइन है, मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य संचार कड़ी के रूप में कार्य करता है। कौन करता है बच्चा? वो करता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है बहुत अच्छी लाइन थी, इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रधानमंत्री परिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य संचार कड़ी के रूप में कार्य करता है प्रधानमंत्री। महत्वपूर्ण नियुक्तियों को राष्ट्रपति को सलाह देता है। बहुत अच्छी लाइन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो हेड हैं कह के उनके जो मेन सदस्य हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, लेकिन उनमें सलाह कौन देता है? सलाह देता है प्रधानमंत्री। आपको यह भी याद रखना है कि इन सब की नियुक्तियां तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह किसकी दी जाती है? प्रधानमंत्री की। तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गए। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था पीआरटी में, सेम का सेम चुनाव आयुक्त, तो वो आपको ध्यान देना है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य, चुनाव आयुक्त वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य आदि, इन सब की नियुक्तियां तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन परामर्श किससे लेता है? ठीक है, वो परामर्श लेता है प्रधानमंत्री से। नेक्स्ट है संसद के विघटन, सत्रावसन एवं सत्र बुलाने में राष्ट्रपति को सलाह देता है। राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा के गठन की सिफारिशें करता है।
सरकार की नीतियों को सदन में रखता है, क्योंकि बहुमत दल का नेता होता है तो अपनी नीतियों को रखेगा, सरकार की नीतियों को रखेगा। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, बहुत अच्छी लाइन है। वह सत्ता दल का नेता है, लोकसभा में सदन का नेता होता है। नेक्स्ट है, वह देश की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सारे के सारे फैक्ट हैं, आपको मैं पीडीएफ दे लूंगा, आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। योजना आयोग जो अब नीति आयोग बन चुका है, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। वो जो भी प्रधानमंत्री होगा, ये नहीं कि जो अब मोदी जी हैं, कोई भी आगे प्रधानमंत्री होगा वो इन सब का अध्यक्ष बनेगा। प्रधान अध्यक्ष होता है, मतलब संविधान में लिखा गया है कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होगा वो इन चारों जितने पांचों डिपार्टमेंट हैं इनके अध्यक्ष माना जाएगा। जैसे राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, अपना जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, प्रधान सभापति होता है। पहले ही वो बात संविधान में कही गई है, चाहे कोई मर्जी उपराष्ट्रपति बने लेकिन वो राज्यसभा का सभापति माना जाएगा। ये आपको चारों पांचों जो अपने जो डिपार्टमेंट हैं इनका जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है। योजना आयोग जो नीति आयोग बन चुका है, राष्ट्रीय एकता परिषद ये जो इसका जो अध्यक्ष होता है वो भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट बात है, जिन पर लगभग 7 या 8 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है DTRPSB में, तो उनको डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, 78, 88, ये 4 आर्टिकल आपको पढ़ने हैं जो प्रधानमंत्री से डायरेक्ट रिलेटेड हैं। अब आता है अनुच्छेद 74 या आर्टिकल 74। इसमें क्या कहा गया है, जब मूल संविधान बना था उसके बाद संविधान चेंज हुआ, फिर वर्तमान संविधान में क्या कहा गया है, इन तीनों को डिस्कस करते हैं। मूल संविधान में आर्टिकल 74 में कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट है उसके लिए एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है। मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं, और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सलाह देगा किसको, प्रेसिडेंट को। ये कहा गया था कि मूल संविधान में कहा गया था कि मतलब राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, उस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो पीएम होगा, ये कहा गया था। लेकिन जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल था तब एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, जो बहुत खतरनाक था। क्या कहा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कि जो प्रेसिडेंट होगा उसको प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद की जो एडवाइस होगी वो कंपलसरी माननी होगी। कितना बड़ा चेंज हुआ था। पहले जो मूल संविधान था उसमें कहा गया था कि सलाह देगा, माननी है नहीं माननी है जरूरी नहीं है, लेकिन 42वां संशोधन 1976 के तहत प्रेसिडेंट को जो भी सलाह दी जाएगी उसे कंपलसरी माननी पड़ेगी। ये इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। और उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ। उस 44वें संविधान संशोधन में यह कहा गया, जो 1978 में हुआ था, कि जो सलाह देगा उसको मानना कंपलसरी नहीं है, राष्ट्रपति उसको पुनर्सोच के लिए वापस प्रधानमंत्री के पास भेज सकता है। ये किसके टाइम में कहा गया था, ये मोरारजी देसाई थे, प्रधानमंत्री बने थे, उनके टाइम में ये चेंज हुआ था 44वें संविधान संशोधन के तहत, जो 1978 में हुआ था। अब बात आपके मन में हो रही कि 2 बार चेंज हो चुके हैं और वर्तमान में यही चल रहा है कि राष्ट्रपति को जो सलाह देगा राष्ट्रपति उसे पुनर्सोच के लिए दोबारा भेज सकता है, मानना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। ये आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अब नेक्स्ट 75। अब 75 भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मंत्रियों के बारे में उपबंध कहे गए हैं कि मंत्रियों के बारे में क्या क्या शर्तें हैं, ये आपको पढ़ना है। अब कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, बिल्कुल सही है। बहुमत दल का नेता होता है, उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ये इंपॉर्टेंट चारों के चारों आर्टिकल हैं, प्रधानमंत्री उसे नियुक्त करता है। और अन्य जो मंत्री रह गए उसको प्रधानमंत्री बताएगा कि कौन कौन से मंत्री हैं, किस किस को मैं चुन रहा हूं, उनको राष्ट्रपति क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा, ठीक है। उनकी सलाह पर उनको नियुक्त करेगा, उनको शपथ दिलाएगा,
ठीक है स्टूडेंट, ये 75 में कहा गया है, लेकिन कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री बनने से पहले प्रधानमंत्री एक मंत्री होता है, उसको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है गोपनीयता की। इसके लिए कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया कि प्रधानमंत्री को स्पेशल शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्री वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है स्टूडेंट, पीजीटी में मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्रियों की कुल संख्या, मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित, देखिए प्रधानमंत्री सहित आपको ध्यान देना है, मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। मंत्रियों की जितनी भी संख्या होगी प्रधानमंत्री सहित, वो जितने भी हाउस के मेंबर हैं उनके 15% से अधिक नहीं हो सकती। मान लो ये है 300 सदस्य हैं, उसका 15% निकाल लो तो 45 जो मंत्री होंगे वही होंगे, उससे ज़्यादा 45 से ज़्यादा नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, चाहे मेंबर जितने भी मर्जी हों, 300 बता रहा हूँ एक मोटा मोटा, ताकि आप अनुमान लगा सको। नेक्स्ट है, ये भी कहा गया है 91वें संविधान संशोधन के दौरान संसद के किसी भी सदन का सदस्य है जिसे दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया गया हो, ऐसा व्यक्ति मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा। यह 91वें संविधान संशोधन 2003 में कहा गया। आपको पता है कि दल बदल की नीति थी, वो आपको पता है कि आपने 12 अनुसूचियां पढ़ी थी, 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी मंत्री को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया गया हो तो मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 75 का पार्ट नंबर 2, मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर ही बना रहता है, ये मैंने आपको कहा था। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जितने भी मंत्री परिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर ये आ जाए कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे तो आपको क्वेश्चन लिखना है राष्ट्रपति के प्रति। किसके? राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट देखते हैं 75 का ही पार्ट नंबर, आपको पता है कि आगे आर्टिकलों के जितने भी हैं उनके कै ख ग या 1 2 3 आगे बांटे होते हैं। तो 75 का पार्ट नंबर 5 और 6 बताता है इसमें मंत्री परिषद को क्या वेतन मिलेगा, क्या भत्ते मिलेंगे, इनके बारे में जिक्र किया गया है। और 78 जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये 78 आर्टिकल अपने को बताता है क्या स्टूडेंट? ये बताता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों का जिक्र करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों को दर्शाया गया है तो वो 78 है। वो कैसे दर्शाया गया मैं भी आपको डिस्कस करता हूँ। प्रधानमंत्री के दायित्व बताए गए हैं कि प्रधानमंत्री के क्या दायित्व हैं, वो राष्ट्रपति को किस प्रकार सहायता करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मान लो किसी भी संबंध में जानकारी मांग सकता है। किस संबंध में? प्रशासन के संबंध में, विधि के संबंध में, और मंत्री परिषद से किसी भी विषय पर चर्चा करवा सकता है राष्ट्रपति के कहने पर। यदि राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री से प्रशासन संबंधी कोई भी रिपोर्ट मांग सकता है, विधि संबंधी कोई भी रिपोर्ट मांग सकता है। राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री को किसी भी विषय पर चर्चा करवा सकता है मंत्रियों से। ये तीनों जानकारियां वो मांग सकता है। इस कारण ये जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें दायित्व बताए गए प्रधानमंत्री के क्या दायित्व हैं राष्ट्रपति के प्रति। इट मीन्स राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों का जिक्र किया गया है। 88 ये भी इंपॉर्टेंट है। मंत्रियों के सदन से संबंधित अधिकार। प्रत्येक मंत्री के पास, कोई भी मंत्री है, सदन के दोनों हाउस हैं, चाहे निम्न हाउस है चाहे उच्च हाउस है, दोनों में वो बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वोट उसी पार्ट में देगा, उसी हाउस में देगा जहां का वो सदस्य है। मान लो अगर आप निम्न सदन के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, आप उच्च सदन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट आप निम्न सदन में ही कर सकते हैं जहां के सदस्य हैं। अब नेक्स्ट है मंत्री परिषद की संरचना, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक होता है मंत्री परिषद, एक होता है मंत्रिमंडल। दोनों टर्म्स आपको बता दूं, मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। और जो मंत्रिमंडल होता है वो इसी का पार्ट होता है जिसमें ओनली कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो मुख्य मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं,
मतलब प्रधानमंत्री को सपोर्ट सलाह एक मीन्स से प्रधानमंत्री के लिए मतलब एक तरह रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। तो कैबिनेट मंत्री कौन से हो गए? वित्त मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, उसके बाद कौन सा मंत्रालय हो गया? एक तरह से कृषि मंत्रालय हो गया। बहुत बड़े बड़े मंत्रालय हैं जिनको टेक ओवर करते हैं मतलब स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं। उसके बाद राज्य मंत्री आते हैं, उसके बाद उप मंत्री आते हैं। मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। पिछली बार इनका क्रम पूछा गया था किसी एग्जाम में, पहले कैबिनेट आएंगे, फिर राज्य मंत्री आएंगे, फिर उप मंत्री आएंगे। अब उप मंत्री का भी संविधान में कहीं ना जिक्र किया गया। आपको पता है उप मंत्री था, सबसे पहले उप मंत्री कौन बने थे? कहीं आपको जिक्र हुआ होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम मोरारजी देसाई का, फिर अटल बिहारी वाजपेयी के समय लाल कृष्ण आडवाणी का। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आर्टिकल से इंपॉर्टेंट थे, आर्टिकल आपने पढ़ लिए। अब आता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल, जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अभी ये पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है स्टूडेंट, अब मृत्यु होगी, आपको याद रखना सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सबसे पहले पूछा जाए कौन से प्रधानमंत्री है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। सबसे लंबा कार्यकाल था 71, 17 वर्ष, 3 बार शपथ ली थी। सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने फैक्ट लिखे हुए हैं। पंचशील समझौता, आपको पता है कि पंचशील समझौता हुआ था, तिब्बत के लिए हुआ था, 1954 में हुआ था, जब प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। इन दोनों के बीच तिब्बत के लिए समझौता हुआ था। ठीक है, पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इनका जो समाधि बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है? वो बनी हुई शांतिवन में। ठीक है, पंचशील समझौता जो चीन के साथ हुआ था, तिब्बत के लिए हुआ था 1954 में। नेक्स्ट है गुलजारीलाल नंदा, पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री। आपको याद रखना है कि पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री, विदेश यात्रा के दौरान प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु हुई। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि विदेश यात्रा पर गए थे, कौन से प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु होगी? तो लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन पद पर रहते अभी तक 2 प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु हुई है, कौन कौन से हैं? पहला तो जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ये 2 प्रधानमंत्री। लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, कल भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, ध्यान देना, डिस्कस करना। जय जवान जय किसान का नारा दिया, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ, तब उस टाइम कौन थे प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब उम्मीद है कि इससे भी बेहतर क्वेश्चन पूछा जाएंगे। ताशकंद समझौता हुआ था, आपको मैं बता दूं, ये हुआ था पाकिस्तान के साथ हुआ था 1966 में। ये समझौता क्या था? उस टाइम जो पाकिस्तान के जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री अयूब खान थे, समझौता हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, कहीं भी मतलब शांति से काम चलाया जाएगा। ये समझौता ताशकंद समझौता। समाधि इनकी उभय घाट में बनी हुई है। गुलजारीलाल नंदा जो सेकंड मंत्री थे, कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। पहले दोबारा भी कौन बने? कार्यवाहक बने। तो 2 बार कार्यवाहक बनने वाले प्रधानमंत्री कौन है? गुलजारीलाल नंदा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी, इंपॉर्टेंट, भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला, इंपॉर्टेंट, ये सबको पता है। चुनाव हारने वाली पहली प्रधानमंत्री, ये भी सही है, ये इंपॉर्टेंट बात आई थी क्योंकि चुनाव हारा था, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी तब। राज्यसभा की प्रथम सदस्य जो प्रधानमंत्री बनी, मैंने आपको कहा था कि मोस्टली लोगों के दिमाग में ये होता है कि लोकसभा से चुना जाएगा, लेकिन पहली थी जो उच्च सदन से चुनी गई थी, राज्यसभा की नेता थी। उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा आए थे, फिर मनमोहन सिंह आए थे जो राज्यसभा से नॉमिनेट होकर प्रधानमंत्री बने थे। अब इन्हीं के टाइम में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे मिनी संविधान कहा जाने वाला सबसे बड़ा विवादास्पद है। मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि आर्टिकल 74 जो मूल बना था उसमें वो सलाह दे सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी थी उन्होंने चेंज कर दिया कि सलाह को कंपलसरी मानना पड़ेगा, तब ये विवाद हुआ था। उसके बाद मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे, 81 सबसे छोटे जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी। और दूसरी बात, कहीं भी प्रधानमंत्री के लिए योग्यता का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री एक मंत्री होता है तो मंत्रियों की योग्यता क्या होती है? वो दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो, ठीक है। और दूसरा, अगर लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, अगर वो उसका सदस्य है राज्यसभा का तो 30 वर्ष। इट मीन्स प्रधानमंत्री के लिए अगर बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ऐसे नहीं कि भाई 50 वर्ष का नहीं होना चाहिए, 4 वर्ष का नहीं बन सकता है, क्योंकि उनके लिए शर्तें हैं। अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उसे या तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होना चाहिए, और लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष है, इसकी 30 वर्ष है, तो मिनिमम आयु कितनी होगी? 25 वर्ष।
नेक्स्ट है पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट लाइन, पहले मुख्यमंत्री जो कि प्रधानमंत्री रहे। यहां भी लाइन आ चुकी है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो वो कौन से थे? पहले मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, सरकार गिर गई थी इंदिरा गांधी की तो इन्हें आना पड़ा था, और कह सकते हैं कि चुनाव हारने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? वो है इंदिरा गांधी, इन्हीं के कारण हारी थी। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी संसद का सामना ही नहीं किया, या मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दूसरे प्रधानमंत्री मिल चुके हैं भाई जो मुख्यमंत्री भी रहे। पहले कौन थे? जो लास्ट अपने जिक्र करके गए हैं, भारतीय किसानों का मसीहा, किसानों के मसीहा माने जाते हैं, समाधि किसान घाट में बनी हुई है। अब उसके बाद इंदिरा गांधी, प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हुई, इससे पहले वो मरे थे जो अपने कार्यकाल के दौरान जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन थे स्टूडेंट? ताशकंद समझौता हुआ था तब वो मरे थे। अब तीसरे कौन है? इंदिरा गांधी। तो 3 प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु होगी। ठीक है, आपको याद रखना, अभी तक 3 ही प्रधानमंत्री हुए हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु होगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 84 में हुआ था, बहुत दुखदाई था। ठीक है, उसी के कारण इनकी हत्या कर दी गई थी समाधि शक्ति स्थल में। राजीव गांधी, जैसे ही इनका देहांत हुआ तो इनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। अब से सबसे बड़ी उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? मैंने अभी आपको बताया था, मोरारजी देसाई। इससे पहले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जो ताशकंद समझौते के तहत इनकी हत्या मतलब एक तरह से मर गए थे विदेश यात्रा के दौरान। नेक्स्ट है, अपने पढ़ रहे थे राजीव गांधी, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, कंप्यूटर क्रांति के जनक। आपने बहुत देखा होगा कंप्यूटर के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, राजीव गांधी कंप्यूटर केंद्र, क्योंकि इनके टाइम में ये खोज हुई थी, इनके टाइम में ही भारत में क्रांति आई थी, तो करके इनके नाम पर जितने भी बहुत बड़े बड़े मतलब कंप्यूटर के जितने भी संस्थान हैं गवर्नमेंट, इन्हीं के नाम पर बने हुए हैं। अंतरिक्ष क्रांति के जनक, क्योंकि ये खुद एक क्या पायलट थे, तो जितने भी मतलब कह सकते हैं साइंस से रिलेटेड टेक्निक आई थी भारत में वो इन्हीं के टाइम में आई थी मोस्टली। मतदान की आयु, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछ लिया है, मतदान की आयु संवैधानिक रूप से 21 से 18 तक की गई थी, इन्हीं के टाइम में की गई थी 61वें संविधान संशोधन जो 89 में हुआ था। वीपी सिंह, प्रथम प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं। देखिए वीपी सिंह अविश्वास लाया गया था, विश्वास नहीं प्रकट कर सके थे। अविश्वास क्या होता है? अविश्वास हमेशा विपक्ष पार्टी द्वारा लाया जाता है, पक्ष पार्टी की तरफ से। अगर पक्ष पार्टी अगर मान लो अविश्वास का खंडन करती है तो किस बात पर खंडन करती है? वो बार बार मतलब दल में या आपने कह सकते हैं सदन में पेश किए जाते हैं। अविश्वास हमेशा अपोजिट पार्टी द्वारा लाया जाता है, और ये एक बार लाया जाता है कार्य जितना भी कालक्रम होगा राष्ट्र प्रधानमंत्री का उसके टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चंद्रशेखर, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव, आपको देखना है चंद्रशेखर थे तो आपको याद रखना है, बस इतनी बात है। साउथ से आने वाले पहले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, और मुख्यमंत्री थे, अभी 3 मुख्यमंत्री रह चुके हैं जो प्रधानमंत्री भी थे, बन चुके हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, वो इन्हीं के टाइम में हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण को अपनाया गया था किनके टाइम में? इन्हीं के टाइम में अपनाया गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी तक पूछा नहीं है और उम्मीद है पूछा जाए। अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे मतलब ऐसे प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा हो, क्योंकि इनकी सरकार 13 दिन में गिर चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट है एचडी देवगौड़ा। मैंने कहा था कि दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा से नॉमिनेट हुए थे और प्रधानमंत्री बने थे, एचडी देवगौड़ा। अभी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री के चुनाव हुए तब भी ये चर्चा में थे, एचडी देवगौड़ा, और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आई के गुजराल, ये आपको याद रखना है, गुजर नहीं, आई के गुजराल है। अटल बिहारी वाजपेयी फिर चुने गए, फिर तीसरी बार आए थे अटल बिहारी वाजपेयी। इनके सामने आगरा वार्ता हुई थी और महासभा में पहली बार इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था और ये वहाँ से बहुत फेमस हुए थे। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर थे। भारत का दुर्भाग्य है कि इनकी एजुकेशन का ये यूज नहीं कर सके। पहले सिख प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सदस्य हैं, 3 राज्यसभा के सदस्य हो चुके हैं, इंदिरा गांधी, एचडी देवगौड़ा, प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह। 2004 से असम से चुने गए थे। इनके टाइम आरटी आया था, आरटीई आया था और नरेगा आया था, खाद्य सुरक्षा बिल आए थे। मैं कहता हूँ पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, और अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, D++ में बनने की पूरी संभावना है।
तो आरटीई 2005, इनके टाइम में आरटीई, नरेगा, खाद्य सुरक्षा बिल, लोकपाल बिल। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान के प्रधानमंत्री, युवाओं की पहली पसंद, आज़ादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री के रूप में। देखिए आज़ादी के बाद, इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए थे, ठीक है, वो आज़ादी से पहले के थे और उनका जन्म भी आज़ादी के पहले का हुआ था। आज़ादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की गुजरात के मुख्यमंत्री, चौथे मंत्री जो मुख्यमंत्री रहने के साथ क्या हुए, प्रधानमंत्री बने। नोटबंदी आपको पता है इनके टाइम में हुई, सबसे बड़ा क्राइसिस था। जीएसटी 2017 में, 2019 में कश्मीर से धारा 370 को उठाया गया, ठीक है। अब इन्हीं के टाइम में कोरोना आ चुका है, तो ये भी बातें इंपॉर्टेंट जुड़ चुकी है। ये तीन, जो तीसरा फैक्ट है आर्टिकल 370, जो कि आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं आपको शर्त कहता हूँ, ठीक है। ये था स्टूडेंट हमारा प्रधानमंत्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। लगी आपको वीडियो अच्छी तो शेयर और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कल स्टूडेंट, वो 35 क्वेश्चन होंगे प्रधानमंत्री से रिलेटेड, और आपको रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोबारा देख लेना, पीडीएफ को दोबारा रिवाइज कर लेना। कल अपने उन 35 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।